नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं जागृति पांडे जी, जो कि जिला युवा अधिकारी हैं नेहरू युवा केंद्र से। जागृति पांडे जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुद एक युवा हैं और आप युवा जिला अधिकारी भी हैं, तो ऐसे में आप अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी मानती होंगी जी इस चीज़ के प्रति। तो फिर आप इस चीज़ में आई कैसे? आपको कैसे ये लगा कि आपको ज़िला युवा अधिकारी बनने में इंटरेस्ट है और आप आगे बढ़ी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में आने का मेन मकसद है देश सेवा जी। किसी न किसी भी तरह से आप अपने देश की सेवा में जुड़ते हैं और यह एक ऐसी पोस्ट है जो युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्य करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो हर स्कीम्स को, जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या फिर जैसे अभी फिट इंडिया चल रहा है, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसको गांव-गांव में यूथ क्लब्स के थ्रू पहुंचाने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं हम जिले में प्रशासन डेवलपमेंटल वर्क में सीमित रह जाता है या फिर उतना गांव-गांव में पहुंच के नहीं कर पाता है। तो जब जो स्कीम सेंटर से आ रही है वो नीचे तक पहुंचेगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, तब तक उसका कोई सार्थक महत्व नहीं है जी। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रूट तक जाता है और ग्रामीण जनता की सेवा करता है। अच्छा। सेवा इन द सेंस कि हम उन्हें जागरूक करते हैं। अच्छा। तो जागरूकता के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है कि आप फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में लोगों को बताएं। जो हमारे यूथ क्लब्स, हमारे स्वयंसेवक करते हैं, जो जैसे आप NSS हो गया, NYKS हो गया, ये सारे मिलके, NSS चूँकि कॉलेज लेवल पर होता है लेकिन हम ग्रामीण लेवल पर वर्क करते हैं। तो गाँव के हर गाँव में लगभग हमारे यूथ क्लब्स होते हैं जो 10-12 युवाओं का, 15 से 29 साल के युवाओं का, महिलाओं का संगठन होता है, जो सिर्फ जागरूकता या देश से रिलेटेड, जैसे कि 15 अगस्त हुआ तो सभी लोग मनाएंगे उसको। जागृति जी, जिला युवा अधिकारी जो है वो जनपद स्तर से योजना के अंतर्गत विभाग से संबंधित जिला योजना की संरचना करते हैं। ऐसे में यहाँ से, आपके कार्यालय से कौन सी योजनाएं ऐसी बनती हैं जो कि आप एज ए जिला युवा अधिकारी उसको कार्यान्वित कराती है? देखिए, कोई योजना हम फॉर्मुलेट नहीं करते हैं। हमारी सिर्फ रणनीति होती है कि जो योजनाएं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको हम युवाओं तक कैसे पहुंचाएं, उनको एक दिशा और दशा दोनों उनकी अच्छी कैसे की जाए। जैसे कि आपको पता नहीं होगा अगर कि आपको जाना कहाँ है या फिर आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं कि ये स्कीम चल रही है और इस स्कीम के तहत ये चीज़ चल रही है जी। तो हम एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं और सारी जो योजनाएं हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं, ना कि हम योजनाएं बनाते हैं। हम सिर्फ रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से और इफेक्टिव वे में, जैसे आप इलेक्शन हो गया, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जो संख्या है कैसे बढ़ा सकें। तो वो चूँकि गाँव में जाकर एक एक बंदे को बताने पर होगा। जैसे कोविड वैक्सीनेशन में हमने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमने हर जगह जाकर लोगों को प्रेरित किया। गाँव के लोग जल्दी नहीं बढ़ रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे, हमने उनको प्रेरित किया और हमने निगरानी समितियों में उनको बहुत अच्छे से, निगरानी समिति आप जानती होंगी, वो एक समिति होती है 20-22 लोगों की, जो वैक्सीनेशन के लिए और जो आइसोलेशन है इसमें हेल्प करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कराने में। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हमारा एक मैन पावर था वहाँ पर। अभी जैसे ओलंपिक्स अभी खत्म हुआ है, तो मैं आपसे ग्रामीण खेलकूद के बारे में भी पूछना चाहूंगी। ऐसा माना जाता है कि विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष कई सारी प्रतियोगिताएं खेलकूद में आयोजित की जाती हैं। ऐसे में जिला युवा अधिकारी होने के नाते आप हमें कुछ बता सकती हैं कि 23 ब्लॉकों में अभी तक कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है आप लोगों की? देखिए, 23 ब्लॉकों में हमारे पास 9 ब्लॉक्स में ब्लॉक लेवल की खेलकूद प्रतियोगिता प्रस्तावित है। पिछले वर्ष भी थी, लेकिन पिछले वर्ष भी कोविड की वजह से हो नहीं पाया कुछ भी। लेकिन इस वर्ष अगर कोविड का ठीक माहौल रहा जिससे कि हम प्रोग्राम करा सकें, तो 9 ब्लॉक्स में हम लोग ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं जरूर कराएंगे। अच्छा। और उसमें वो उस पूरे ब्लॉक के यूथ क्लब्स को कोशिश करते हैं जोड़ने की, और अदर जो युवा जो उसमें इंटरेस्टेड है उनको भी ले आते हैं। फिर उनसे जो सिलेक्टेड होते हैं, चयनित होते हैं, उनको जिला स्तर पर लाते हैं। अच्छा। जिला स्तर पर आने के बाद वो खुद ही जिला स्तर के जो ट्रायल्स होते हैं उससे कनेक्टेड हो जाते हैं और उन ट्रायल्स में अगर वो पार्ट लेते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो वो आगे की तरफ भी जाते हैं। अच्छा। युवा विभाग जो है जागृति जी, वो खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। लेकिन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन खेलकूद के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिसमें युवाओं को विकास की जरूरत है। ऐसे में जिला युवा अधिकारी होने के नाते आप क्या कार्य कर रही हैं उस तरफ? अभी हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो स्कीम्स नहीं है, हमारी रणनीति है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत है, और
फिट इंडिया एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भी हम प्रोग्राम्स करा रहे हैं। और जैसा कि आप बुनियादी व्यवसायों में शिक्षा होती है, जैसे कि सिलाई कटाई हो गया और कंप्यूटर सेंटर्स हो गए, ऐसे कुछ छोटे छोटे रोजगार जो आपकी स्किल को बढ़ा सकें जी। तो ऐसी भी स्कीम्स हैं हमारी जो जिनके थ्रू हम गांव के लोगों को अवेयर कराते हैं और जिनको सिखाते भी हैं, इम्पार्ट करते हैं स्किल्स, जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार या फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं वो। अच्छा। तो ये सब स्कीम्स हैं और भी स्कीम्स हैं, जैसे कि थ्रू MSME हम लोग अगर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, अदर विभागों से समन्वय करके अगर हम ट्रेनिंग्स कराते हैं उनकी, तो उन बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और कहीं ना कहीं वो रोजगार या कौशल उनका विकास होता है। तो इन फील्ड्स में भी हम काम करते हैं। मैम, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि युवा क्लब क्या है और वो किन स्तरों पे काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार द्वारा इन युवा क्लबों के सारे कामों के लिए भी फंड्स दिए जाते हैं, तो ये इस धनराशि का होता क्या है और वो कैसे काम करते हैं, जानना चाहते हैं। युवा मंडल जो होते हैं वो एक प्रकार का स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉक ग्राम्य स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर पर है, जिसमें कि 15 साल से 29 साल के कोई भी युवा उसमें भाग ले सकते हैं। सिर्फ महिलाएं हैं और वो महिला स्पेसिफिक रखना चाहती हैं तो उसको महिला मंडल कहते हैं। अच्छा। और अगर उसमें महिला पुरुष दोनों हैं या फिर सिर्फ युवा हैं तो उसको हम युवा मंडल कहते हैं। युवा मंडल का खास मकसद होता है कि राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों को सपोर्ट करना और एक पोटेंशियल का कार्य करना। अच्छा। इनको अगर आप सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर कराते हैं तो ये एक NGO की तरह वर्क करने लगती हैं और ये मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं NGO के टाइप। इनको फंडिंग NYK नहीं करता है कहीं से भी जी। नेहरू युवा केंद्र का पहले कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, लेकिन अभी जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से अभी किसी भी संस्था को या किसी भी युवा मंडल के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन कोई पेमेंट्स या कोई भी फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट युवा मंडल को नहीं दिए जाते हैं। अच्छा। वो डायरेक्ट आपका वेंडर पेमेंट होता है, जहाँ से वो सामान ला रहा है वो उसको वेरीफाई करता है, उस वेंडर के अकाउंट में पेमेंट हो जाता है। तो भारत सरकार आप लोगों को ये युवा क्लब्स चलाने के लिए कोई हेल्प नहीं करती है? नहीं, हेल्प नहीं करती है। नहीं, चलाने का मतलब ये कोई चलाने वाला नहीं, ये स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। तो स्वेच्छा से युवा जुड़ते हैं, ना कि इसलिए कि भारत सरकार हमें चलाएगी। अच्छा। वो कुछ टाइम के लिए वो खुशी खुशी से जुड़ते हैं। 15 अगस्त हम खुशी से मनाते हैं जी। क्लब्स जो हैं वो अपना स्वच्छता, अपने गांव को सफाई कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से मनाते हैं। अच्छा। ना कि उनको फंडिंग की जाए। तो आप लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं? बिल्कुल प्रोत्साहित। जैसे देखिए खेलकूद की सामग्री का वितरण करते हैं हम लोग, जैसे कि पूरे प्रयागराज में ऐसे कितने क्लब्स हैं, मैं जानना चाहती हूँ। प्रयागराज में हमारे पास 700 क्लब्स हैं। अच्छा। जिनमें से कोविड की वजह से कुछ तो निष्क्रिय हो गए हैं। अच्छा। इसलिए निष्क्रिय हो जाते हैं कि कुछ लोग बाहर, क्योंकि स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी अपनी जान से नहीं खेलना चाहता है। अच्छा। तो कुछ लोग नहीं आगे आते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। जैसे प्लांटेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बच्चे खुद ब खुद आते हैं, उसमें हम कोई धनराशि नहीं देते हैं उनको। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप देश सेवा के लिए खुद ब खुद आगे आते हो। अच्छा। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो इतना सपोर्ट करती है कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उसको ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। जैसे युवा संसद महोत्सव होता है तो उसमें हमारे वॉलेंटियर्स जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको अभी जैसे कि एक हमने ही ऑर्गेनाइज कराया था, मुदिता मिश्रा कानपुर की है, तो कानपुर जिले का भी हम ही ने ऑर्गेनाइज कराया था वर्चुअल स्तर पर। तो उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रथम विजेता वो रही है लड़की। अच्छा। तो इस टाइप के, तो अब आप सोचिए कि उसकी पर्सनालिटी में कितना सुधार हुआ। एक नेशनल लेवल की आइकन बनी है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सपोर्ट। तो हम ऐसा मंच प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कि युवा जो हैं अपने आप की, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का काम करते हैं। डिसाइड्स कि वो एम्प्लॉयमेंट क्या लेते हैं, यहाँ से क्या हेल्प ले सकते हैं। जी। जागृति जी, हम लोगों ने सुना है कि भारत सरकार हर वर्ष हाँ जी, युवा पुरस्कार वगैरह वितरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्रयागराज के कितने लोग नामित होते हैं और क्या इस बार का क्या कोटा है, आप हमें कुछ बता सकती हैं? अभी तो यहाँ से कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है। अच्छा। और 2 दिन पहले इसका प्रसारण भी सीधा हुआ था। अच्छा। इसको हम सभी को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि किस तरह से आपको नामित किया जाता है। और जैसे युवा मंडल पुरस्कार होते हैं उसमें 25,000 की धनराशि जिले स्तर पर मिलती है, जो कि एक कमेटी होती है DM साहब की अध्यक्षता में। अच्छा। तो उस हेतु जितने भी युवा मंडल हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अच्छा। अगर वो रजिस्टर्ड हैं, फिर वो साल भर में क्या क्या कार्य करते हैं, उन कार्यों का विवरण लेकर और पूरी फाइल को सबमिट करते हैं। तो एक कंटेस्टेंट हो जाते हैं जितने कि इतने लोगों ने कार्य किया, फिर उनमें से स्क्रीनिंग की जाती है। अच्छा। तो ऐसा कोई आवेदन हमारे यहाँ भी प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो युवा मंडल है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं।
तो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये। आपको नहीं लगता है कि ये इस वजह से भी है क्योंकि उन लोगों को कम्प्लीटली पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या है? नहीं, उनको पता है, अच्छा। पता है, किंतु देखिए चीज़ें चेंज हो रही हैं समय के साथ। तो ऐसा हुआ उनके साथ कि उनको हमने ये कहा कि आप रजिस्टर कराइए। रजिस्ट्रेशन में उनकी कुछ नॉमिनल कॉस्ट लगती है, तो उसके लिए रेगुलर उनको कुछ फंडिंग चाहिए, जैसे एनजीओ टाइप हो गए। हाँ। तो वो उस चीज़ के लिए वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएँ, उसमें भी वक्त है, अभी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा जागृति जी, नेहरू युवा केंद्र जो है वो संगठन के रूप में युवाओं के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। मैंने बाहर देखा कि काफी सारे फंड्स के बारे में लिखा है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए तो यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जो कोर प्रोग्राम्स होते हैं और परियोजनाएं होती हैं, और स्पेशल प्रोग्राम्स जो आते हैं वो होते हैं। कोर प्रोग्राम्स में 12 प्रोग्राम्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है बीच में 2 सालों में। इसके अलावा हमारे पास नमामि गंगे परियोजना है, जिसमें कि 134 राजस्व गांव और 111 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इनमें हमें गंगा दूतों के माध्यम से, जो क्लब हैं उन्हीं के क्लब के 10 मेंबर्स को हम गंगा दूत कहते हैं। 10 की जो टीम हर गांव में है गंगा तटों पे, उनको गंगा दूत कहते हैं। तो ये जो गंगा दूत हैं, इनसे हमारे जिला परियोजना अधिकारी, जिनसे अभी हमने आपको मिलवाया, ईसा सिंह जी, ये कोऑर्डिनेट करती हैं और जिला स्तर पर रणनीति बनाकर, और उनके थ्रू जैसे स्वच्छता पखवाड़ा है तो हमने कुछ क्विज करा दिया, क्विज कंपटीशन करा दिया, अरेल घाट पे जैसे करा दिया हमने कभी गद्दोपुर गांव में करा दिया, कभी पूर्वा खास में करा दिया। तो इस तरह से हर ब्लॉक्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि गंगा तटों पर कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जाए जिससे कि ये लगे कि कुछ टेक्निकल ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे कि हमने कोई एक्ट दिखाया, कोई नुक्कड़ नाटक किया, जिससे ये पता चला कि गंगा हमारी जीवन रेखा थी और हमने किस तरीके से उसको पॉल्यूट किया है। तो जब जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, उनके ब्रेन में आपने ये भरा कि आप गलत कर रहे हो अगर उसमें कूड़ा फेंक रहे हो, तो हम वहाँ से वर्क कर रहे हैं। मतलब हम गंदगी जो फैलाई जा रही है उसके रूट को पर वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे जागरूक करते हुए और गंगा की सफाई में योगदान दे रहे हैं। क्योंकि हम कोई डायरेक्ट कंक्रीट चीज़ें नहीं बना रहे हैं, जैसे कि कोई डैम बना दिए, सॉरी डैम नहीं, जैसे कोई एसटीपी बना दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, जिससे कि गंदगी ना जाए। लेकिन वो चीज़ हमारा नहीं है, वो सेक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, और हमारा जो है सिर्फ अवेयरनेस में आता है। तो अवेयरनेस के थ्रू हम लोग प्रदूषण को कम करने का प्रयास। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, आप लोग युवाओं को एक तरीके से मोटिवेट करने का जी बिल्कुल, जागरूक और मोटिवेट। तो मैंने कई बार ऐसी कहानियां सुनी हैं जहाँ पे मुंबई वगैरह में बीचेस को वो लोग अपने आप से एक मोटिवेशन के थ्रू ही, सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू वो लोग बीचेस वगैरह साफ कर देते हैं। तो आप लोग क्या युवाओं को ऐसी ड्यूटियों पर लगाते हैं, या आप लोग ऐसे संगठन तैयार करते हैं कि आप उन लोग को जागरूक कर पाएं इतना कि वो गंगा की सफाई में हेल्प कर पाएं? हाँ बिल्कुल, बताते हैं आपको। पिछले ईयर मैं खुद गई थी, लास्ट ईयर 2019 में जी। तब नया प्रोजेक्ट आया था यहाँ पर नमामि गंगे का। श्रृंगवेरपुर गांव है एक, हाँ। वहाँ पर हमारा युवा मंडल और मोहरब आसपास के जो युवा मंडल है वो सारे मिलकर पौधारोपण किए और पूरी गंगा की सफाई की गई। उसकी 1-2 वीडियो क्लिप्स भी हैं मेरे पास अभी। तो इस तरह से हम लोग साफ सफाई करते हैं। अच्छा। कि लोगों को मोटिवेट करके खुद ही, पहले आप कूड़ा उठाओगे, फिर आपके पीछे जो भीड़ है वो खुद मोटिवेट होकर कूड़ा उठाएगी। कहीं ना कहीं संदेश जाता है और आपके अंदर ये हीन भावना नहीं रहेगी कि मैंने कूड़ा उठाया, मैंने गंगा माँ की सफाई की है। ये दिमाग में अगर रहेगा तो इस टाइप की कुछ भावना भरते हैं हम लोग कि बच्चे खुद ही आगे आते हैं। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिला युवा अधिकारी जो है वो युवाओं को तमाम ड्यूटियों पर लगाते हैं अपने स्तर से, खुद से। कि तो फिर कोरोना काल और कुंभ के समय में आप लोगों ने किनको ये ड्यूटियों पर लगाया और आप ये चुनते कैसे हैं? और आपने मतलब इस बार कुंभ और कोरोना के काल में आप लोगों ने कौन से काम किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, कोविड में तो हमने आपको बताया निगरानी समितियों में हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे। उनका एक ग्रुप होता है जहाँ से हम मॉनिटर करते हैं। क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्य है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप कोविड में जाइए, जानलेवा बीमारी है, हम इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट बच्चे खुद ही, युवा जो थे वो खुद ही आगे आए। और आपको, अगर आपको कभी समय मिलेगा तो आप आइएगा, कुछ युवाओं से मैं ज़रूर मिलाऊंगी जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और खुद से आके कोविड निगरानी समितियों में, वैक्सीनेशन में, हर जगह उन्होंने खुद ही हेल्प की। क्योंकि सभी गाँव में तो मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिन भी गाँव में एक्टिव थे, जो थोड़े उत्साहित थे, क्योंकि जो युवा होता है उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो 2 महीने 3 महीने तो घर में बैठ ही नहीं सकता है जी। तो घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने गाँव में कुछ न कुछ विकासात्मक कार्य करता है।
तो इस टाइप के युवाओं को हमने लगाया। उनकी एक लिस्ट थी जो हम लोगों ने प्रशासन को भी प्रोवाइड कराई। क्योंकि ये इस टाइप से नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हर किसी को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करें, लेकिन जो एक्टिव होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जी, यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागृति जी, मुझे ये बताइए कि आज युवाओं को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में आपका विभाग कोई सर्वेस कराता है युवाओं की समस्याओं के ऊपर, या कोई ऐसी रोजगार परक योजनाएं चलाता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि बुनियादी व्यवसायों में शिक्षा, जो एजुकेशन इन बेसिक वोकेशंस ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, जो इस ईयर प्रस्तावित हैं, तो इनके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं उनको स्किल इम्पार्ट करते हैं, और स्किल हो जाते हैं तो वो खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हम कोई एम्प्लॉयमेंट सीधा ले जाकर उनको नहीं देते हैं, हम उनको इस लायक बनाते हैं कि वो खुद ही या तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, या फिर ऐसे फीडबैक्स या सर्वेज वगैरह करते हैं जहाँ पे आपको पता चले कि वो सारे युवा जिनको आप लोगों ने स्किल्स इम्पार्ट किए वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से, किस माहौल में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जनरली ये यूथ क्लब्स के थ्रू होता है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है कि इस युवा मंडल ने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया खुद से, या फिर इस युवा मंडल ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया है थ्रू सिलाई सेंटर हो गया। ज़्यादातर महिलाएं इसमें रोजगार से लाभान्वित हो रही हैं, और ये अच्छी बात है कि जो गांव की महिलाएं हैं उनको हम कुछ ऐसी स्किल सिखा पाते हैं जाकर उनके गांव में, जिससे कि वो अपना कुछ आय स्रोत बन जाता है उनका। तो यह चीज़ एक बहुत ही अच्छी बन जाती है। इसमें कुछ लोग अपनी कंपनीज भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं धीरे धीरे करके। जैसे बहुत पुरानी कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ होती हैं कि किसी ने चप्पल बनाना शुरू किया, उसने उससे धीरे धीरे करके उसने एक बड़ा सा शॉप खोल दिया। जी, तो ये युवा खुद ही मिलने आते रहते हैं, और हम मैपिंग भी करते हैं। पिछले ईयर स्किल मैपिंग की थी हमने कि किसको क्या क्या आता है। तो एक पोर्टल था MSME का पोर्टल, उस पोर्टल पे हमने बहुत लोग को कनेक्ट किया, उसके थ्रू भी कई लोगों को रोजगार मिला। जी, जागृति जी, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि ज़िला एक बहुत बड़ा स्तर है, कि तमाम जितने भी आपकी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूकता नहीं आ पाती है, और कई बार कई सारे युवा होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जागरूकता लाने के लिए आप लोगों के क्या प्रोग्राम्स हैं? जैसे देखिए, विषय वस्तु आधारित जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम जी होता है हमारा। तो ब्लॉक स्तर पर अगर ये प्रोग्राम होता है, या फिर पड़ोस युवा संसद हुआ, उसमें ही स्कीम्स डिस्कस की गई हैं। तो वहाँ पर जब गैदरिंग होती है, जैसे कि हमने 100 युवाओं को गैदर किया, तो युवा मंडल के थ्रू किया, तो कहीं ना कहीं हर गांव से एक युवा जुड़ा उस ब्लॉक का। तो अगर एक गांव से एक युवा जुड़ता है तो वो जाकर अपने घर में बताएगा, या फिर कहीं भी कोई सी भी योजना तो सभी को पता लगती है। थ्रू सोशल मीडिया भी करते हैं हम लोग। अच्छा, थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक पर NYK का ऑफिशियल पेज है, और ट्विटर पर भी है। इस पर बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। कोई भी इन्फो होती है तो हम उस पर पोस्ट कर देते हैं। कई लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस से पता चलता है, कई लोगों को ग्रुप से। तो ऐसे अवेयरनेस करते हैं, और फिर वो जो होते हैं वो न्यूक्लियस का काम करते हैं, और वो अपने गाँव में जाकर डिफरेंट लोगों को में प्रसारित करते हैं कि आज हमने ये सुना और वहाँ पर ये चीज़ बताई गई। अच्छा, तो इस तरह से करते हैं। क्योंकि हर एक डोर टू डोर तो सर्वे बहुत कम चीज़ों का करा पाते हैं हम लोग, जिस स्वच्छता का करा लिया कभी जी, लेकिन हम लोग सबको इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल करने की कोशिश करते हैं कि एक युवा मंडल से एक लोग अगर आ जाते हैं तो अपने युवा मंडल में ज़रूर बताएंगे, या फिर ग्रुप्स में बताएंगे। अपने ग्रुप से जैसे फॉरवर्डिंग हुई, अब देखते हैं कितनी तेज़ी से सोशल मीडिया के यूज से हम बहुत कुछ चीज़ें दूर दूर तक, आज देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। तो उस तरह से ज़िले में क्या हुआ, या फिर उनके ब्लॉक में कौन सा प्रोग्राम हुआ, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम प्रसारित कर देते हैं। तो आप लोगों का क्या कोई PR डिपार्टमेंट है जो ये सब मैनेज करता है? हमारी खुद की ही एक टीम होती है कि आप फेसबुक देखोगे और आप ये देखोगे, मतलब अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, टीम है हमारी ये। मैं फंड्स के बारे में जानना चाहती हूँ फिर से, कि ये अनिश्चित होते हैं, या ऐसा होता है कि आपको मांग पे मिलते हैं, या सरकार आपको एक निश्चित बजट हर बार देती है? निश्चित बजट हर बार देती है। जो प्रस्तावित होता है, जैसे अभी प्रस्तावित हो गया, इसके बाद जब प्रोग्राम्स करने होंगे तो उसका ऑर्डर आएगा कि इसका फंड रिलीज किया जा रहा है और आप इस प्रोग्राम को कराइए। तो हमें पहले से वेल प्रिपेयर्ड होना होता है कि कभी भी आ सकता है, इवन कि मार्च में भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं, तो मार्च में भी कराना पड़ सकता है। उसके लिए हम टीम तैयार रखते हैं, और लास्ट में भी करा सकते हैं, जब भी आप कहेंगे प्रोग्राम कराना। तो एक अधिकारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये बजट पर्याप्त होता है आपके लिए कार्य करवाने के लिए?
देखिए, स्वैच्छिक संगठन के लिए कोई सा भी बजट पर्याप्त या अपर्याप्त होता है ये नहीं कहा जा सकता है। जितना है उतने में ही हमें कार्य करना है, घर में जितना है उतने में संतुष्ट रहना है और जितना मिला उसके थ्रू कितना बेस्ट कर सकते हैं, ये एक अधिकारी की क्वालिटी होती है जी। तो बजट ज़्यादा है या कम है इस पर हम कोई रिमार्क नहीं दे सकते। अच्छा, और एक अधिकारी होने के नाते आप युवाओं के प्रति एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी और कुछ क्रिएटिव योजनाएं हैं जो आप खुद से आपने कुछ सोची हो? जैसे अभी बता रहे हैं, सोची पहले थी, एक ज्ञान गंगा क्विज चलाया था हमने। जो सोशल मीडिया पे पोलिंग टाइप्स उसमें ऑप्शंस होते थे, लोग बहुत अच्छे से उसमें पार्ट ले रहे थे। कुछ दिनों तक चलाया हमने, जब उसमें संख्या थोड़ी धीरे धीरे कम हो गई तब हमने उसको बंद किया। अच्छा, तो ट्विटर पर और फेसबुक पर ये ज्ञान गंगा क्विज चली थी हमारी, जिस क्विज में हम लोग गंगा से संबंधित या युवाओं से संबंधित भी लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन उसमें पुट किए थे जी। तो इससे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, पार्ट ले रहे थे उसमें खुशी खुशी, और पता चलता था कि मेरा करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ। फिर कल हम लोग उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी पोस्ट करते थे रेगुलर। जैसे मिनिस्ट्री चलाती है, क्विज चलाती है, उस तरह से हमने क्विज चलाया था। तो इसको नमामि गंगे से जो NMCG है, इनके डायरेक्टर जनरल श्री राजीव रंजन मिश्रा सर ने अप्रिशिएट भी किया था इलाहाबाद को इस चीज़ के लिए। और अभी थोड़ा सा कोविड का थोड़ा सा अगर प्रकोप कम हो तो हम चाहते हैं कि एक जिले स्तर की एक टीम बने, जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, अदर स्कीम्स की जो डिपार्टमेंट हैं जो बहुत अच्छे सक्रिय हैं, इनको हर डिपार्टमेंट में ले जाकर अलग से ट्रेनिंग कराई जाए। एटलीस्ट उनका इंट्रोडक्टरी एक करा दिया जाए, जिससे कि देखिए अगर आपको कोई इन्फो है और आपने मुझे डायरेक्ट बताया तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और आपने मुझे बताया, मैंने उनको बताया तो कुछ पार्ट मिस हो सकता है, कुछ उसमें मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यूथ का जो एक ग्रुप है उसको सीधा ले आकर हम योजनाओं से जोड़कर और फिर उनको गांव में भेजें, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित रहें और लोगों को एग्जैक्ट जानकारी दे सकें। जैसे कुछ चीज़ों के लिए भ्रामक स्थितियाँ भी हैं लोगों के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ 35 यूथ क्लब्स के लिए पर ईयर स्पोर्ट्स किट आते हैं, पिछले ईयर नहीं आया था। तो अब ये इन्फो उनको पता होनी चाहिए कि 35 के लिए आता है और 35 किन लोगों को मिलना है ये, तो इसलिए उसको कभी अविश्वास नहीं होगा कि मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मिला नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच जाए। तो एक टीम तैयार करेंगे हम, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग कराएंगे। देख रही हैं आप कैसे बाढ़ आ रही है यहाँ पर इलाहाबाद में। मैं बाढ़ के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट जो आप बात कर रही हैं वो क्या मतलब खासकर आप मतलब उनको अपने आप पे मतलब आत्मनिर्भर करने के लिए आप ये करना चाहती हैं? जैसे देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, डिजास्टर जब आता है तो हमें लगता है कि हर कोई प्रोटेक्टेड रहे, किसी को कोई हानि ना पहुँचे जी। जैसे कि श्रृंगवेरपुर साइड में या फिर ये रसूलाबाद साइड घाट में सारे घर डूबने लग जाते हैं। तो पिछले वर्ष हमारे कुछ यूथ क्लब्स ने खुद से अपने आप से मोटिवेटेड होकर उन लोग को, जो लोग फंसे थे उनको निकाला और बहुत सारा हेल्प किया उन लोगों को कि चलिए हम अपने साइड आपको प्लेस देते हैं। तो ये एक जो ह्यूमैनिटी की जो भावना है, इसके चलते इन लोगों ने हेल्प की। अभी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जिसको ADM फाइनेंस सर देख रहे हैं, तो उनके अंडर में ट्रेनिंग्स चलती हैं, जिसमें हम अपने जो एक्टिव यूथ क्लब्स हैं इनको ले जाकर हम ट्रेन कराने की अभी प्लानिंग में है। युवा सेवक हैं, जो कार्य सेवक, जो कि आपके मतलब वॉलंटियर्स, युवा स्वयं सेवक जी, स्वयं सेवक, ये जो भी कार्य करते हैं, जैसे बाढ़ के समय में ये लोग मतलब लोगों की हेल्प करते हैं, तो क्या इसमें सरकार की तरफ से यानी कि आप लोगों की तरफ से कोई अलग से हेल्प मिलती है उन लोगों को? अभी तो ये वॉलंटरी बेसिस है। इस डिपार्टमेंट की खासियत है कि हर चीज़ वॉलंटरी बेसिस है। अच्छा, इवन अदर स्टेट्स में भी कभी बाढ़ आ जाए और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाए, हम कुछ जाकर नहीं हेल्प कर सकते हैं, तो हम अनाज इकट्ठा करके यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू भिजवा देते हैं, या चंदा भिजवा दिया, इस तरीके की हेल्प कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो वो युवाओं के ऊपर खुद से है कि अगर वो करना चाहते हैं खुद से उनको एनर्जाइज करना मेरा काम है। अच्छा, ठीक है। ऐसा देखा जाता है जागृति जी कि महिलाएं खासकर गांव के परिवेश में खेलकूद से थोड़ा दूर ही रहती हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में आप लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करते हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया। पिछले वर्ष हमने कराया था स्पोर्ट्स, पिछले 2019 में स्पोर्ट्स मीट कराई थी हमने, ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो जैसे कबड्डी हो गया और बैडमिंटन हो गया, ये सब इसमें सिर्फ लड़के ही आते थे जी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि लड़कियां भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए लड़कियों को भी। तो लड़कियों ने
जो बालिकाएं हैं इनको हम लोगों ने मस्ट पार्टिसिपेटरी बनाया था कि इनको तो आना ही है, इनके बिना प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा। तो रेस में पार्ट ले या जंप में ले, किसी में भी ले, उनको तो कराएंगे हम पार्टिसिपेट। धीरे धीरे लोगों को नॉलेज भी हुई है और मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम होगा उसमें ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा। और महिला क्लब्स भी हमने बहरिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा महिला क्लब्स बनाए थे और स्वच्छता पखवाड़े में पिछले वर्ष। तो आपको क्या लगता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सोच की प्रॉब्लम है या ये है कि जागरूकता नहीं है या उनको ये नहीं पता है कि खेल कूद से उनकी खुद के जीवन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? क्या है exactly? देखिए, स्टार्ट करने की आवश्यकता है सिर्फ जी। सबकी सोच भी है, सबके घरों में माँ बाप भाई बहन भी, इवन भाई भी भेजते हैं जाओ खेल कर आओ। जी। जिनके नहीं भेज रहे हैं वो बगल वाले को देख कर भेजेंगे, रोक नहीं सकते हैं। तो स्टार्ट करने की आवश्यकता है। गांव में जो महिला मंडल्स हैं और कुछ महिला मंडल बहुत अच्छा कार्य करती हैं, जो सिलाई कटाई में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करती हैं। हाथीगांव गांव की 1-2 लड़कियां हैं जो हमारे उस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था उसमें भी प्राइज पुरस्कार पाई थी। तो इस टाइप से हम उनको मोटिवेट करते हैं और इस साल के तो ओलंपिक ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है। जी। तो कुल मिला के स्टार्ट करने की आवश्यकता है और एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो खुद ब खुद कारवां चलता जाएगा। अच्छा, मान लिया जाए कि आपके जो खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं उनमें से काफ़ी लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी उन लोगों का अच्छा प्रदर्शन होता है, तो क्या उन्हें स्टेट लेवल और ये क्या कंट्री वाइड लेवल और ये ओलंपिक्स तक जाने के लिए आप लोग कोई सहायता भी प्रदान करते हैं या मतलब आप लोग उनको सही दिशा में मोड़ते हैं? देखिए, ब्लॉक स्तर पर जो भी विजेता होते हैं वो जिले स्तर पर आते हैं। जिले स्तर के बाद नेहरू युवा केंद्र के तरफ से स्टेट लेवल नहीं होता है, जैसा कि भाषण प्रतियोगिता में होता है कि जिले से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से तो स्टेट, स्टेट से के लिए आप लोग उन्हें मतलब हाँ, सही दिशा देखिए, एक बार अगर बच्चा जिले पर आ गया जी तो जिले के खुद ही फोन करते हैं कि मैम हमें ट्रायल्स में भाग लेना है। अच्छा। तो जिला पर जो अधिकारी बैठते हैं, जैसे अभी यहाँ पर जो RSO हैं, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं, इनके थ्रू हम लोग ट्रायल्स जो होते हैं इनके पहले इनको ऊपर ले जाने के लिए ट्रायल्स होते हैं, तो इन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करवाने का हमारा काम है। तो ये बच्चे जो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं ये ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद ये ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा। बट NYK का कोई खास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्टेट लेवल पे ले जाएंगे। फिर प्रोविजन नहीं है तो क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच हम प्रपोज करते हैं, हम हर साल प्रपोज करते हैं अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमेशा बोलते हैं कि सर स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। बट ऐसा होता है ना कि बहुत सारी स्ट्रीम्स बनाने से अच्छा होता है कि एक स्ट्रीम ऊपर जाए। खेल विभाग अगर बनाए तो खेल विभाग, हमारा काम था मोटिवेट करना, हमने मोटिवेट किया ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर उसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो क्रीम लेयर थी वो कनेक्टेड हो गई तो अब मेन स्ट्रीम में चली जाएगी। अच्छा। तो हम ऐसा नहीं करते कि अलग अलग कैडर क्यों बनाना, जैसे कि अब NYK का आपने स्टेट लेवल बना दिया, नेशनल लेवल बना दिया और आपने खेल विभाग का भी नेशनल लेवल स्टेट लेवल बना दिया, ये भी ओलंपिक में जा रहा है, वो भी तो ये लेकिन इसका जागृति जी ऐसा देखा गया है कि ओलंपिक्स के खिलाड़ियों ने भी हम लोग से मतलब कई दफ़ा ये बोला है नेशनल टेलीविजन पे कि उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सहायता निचले स्तरों पे नहीं मिली और उन्होंने जो किया वो खुद की मेहनत से किया और खुद के फंड्स से किया, खुद के परिवार के फंड्स से किया। तो क्या आज के ज़माने में ये ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई जा रही होंगी या फिर प्रपोज्ड होंगी अभी, जो ओलंपिक के प्रदर्शन के बाद से ज़रूर उनको हम लोग सहायता करेंगे। और नेहरू युवा केंद्र तो इनको मोटिवेशन जो होता है ये बड़ी चीज़ होती है, आप हर बार किसी को मोटिवेट करो वो भी एक प्रकार की सहायता होती है। फिलहाल तो हम यही कर रहे हैं और अदर कोई अगर बड़ी सहायता होगी वो सरकार द्वारा ज़रूर इसकी घोषणा की जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई इशू आता है तो उसको ज़रूर एड्रेस किया जाता है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए, अब ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि हमें हेल्प नहीं की गई तो तुरंत से हेल्प भेज दी जाए पूरे गांव में। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ सही दिशा में सोच रही होगी और जैसी स्कीम्स आएगी हम तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। जी जागृति जी, अंत में आप ज़िला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? ज़िला के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि विभिन्न गतिविधियाँ जो अमृत महोत्सव हो गया या फिर देश निर्माण या देश से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं, इवन की स्वच्छता, श्रमदान, ये सब देश निर्माण में ही कार्य करती हैं। हम अपने गांव में वर्क करें और गांव में रहते हुए सुनिश्चित करें कि हमारा जो योगदान है वो देश को पीछे खींचने में ना हो, आगे ले जाने में हो।
और जो भी स्कीम्स आती हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए सभी लोग लाभान्वित होएं और मोटिवेटेड रहें, गलत रास्ते पर ना चलें। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, उन गलत रास्तों को आप पहचानिए कि ये गलत रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। दिशा निर्धारित करके रखें। अगर युवा दिशा अगर आपको पता होगी मुझे किस दिशा में जाना है, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती जाएगी और आप चलते चले जाओगे। तो आप मोटिवेटेड रहें और देश जिन विषम परिस्थितियों में गुजरता है उसमें सरकार की सहायता करें, अपने खुद की सहायता करें और देश को आगे ले जाने में और एक कीर्तिमान स्थापित करने में योगदान दें अपना। जी जागृति जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, जैसा कि हमने देखा हमारे साथ ही जिला युवा अधिकारी जागृति पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि युवा इस देश का भविष्य है और नेहरू युवा केंद्र हमेशा उनकी सहायता करेगा, उन्हें मोटिवेशन और उनका मार्गदर्शन हमेशा करेगा। ऐसे ही कई दिग्गज लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।